हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना सोल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर में हमारा एक टॉपिक था कंसंट्रेशन टर्म। कौन सा था? वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म। कौन सा? हमारा कंसंट्रेशन टर्म। देखिएगा, हम लोग पहले कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। हमारा जो पॉइंट आता है सेकेंड लेक्चर जो हमारा वो पूरा कंसंट्रेशन टर्म पे है कि किसी भी सॉल्यूशन को किस कंसंट्रेशन में किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा मास परसेंटेज। क्या आता है हमारा? मास परसेंटेज। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग कैसे करेंगे? देखो, जो मास होगा, देखो the mass of component, the mass of the component, जो मास होगा कंपोनेंट जो हमने लिया जो उसका मास होगा उसी के मास की हम लोग बात कर रहे हैं। द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम। कितना? पर 100 ग्राम। समझ रहे हो ना? पर 100 ग्राम मतलब होता है 100 ग्राम में डिसॉल्व होगा। किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व। पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो हमने लिखा है द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए हमें कहा गया है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज हम लोग क्या लिखेंगे? द मास ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट हमने लिया है, देखो हमने आपको बताया था सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट कंपोनेंट होता है और एक सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है। हमको स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि सॉल्यूट कंपोनेंट है कि सॉल्वेंट कंपोनेंट है, तो हम वहां पे कंपोनेंट को यूज करेंगे जिसमें हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। दोनों कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया है द मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, अब कंपोनेंट की जो बात आ गई, यहाँ पे कंपोनेंट हमारे दो टाइप के होंगे। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट कंपोनेंट और एक होता है मेरा सॉल्वेंट कंपोनेंट। कौन कौन सा होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला देखो, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट in solution divided by total mass of solution. Total mass of solution into 100। ठीक, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट हमने लिया है, कंपोनेंट में हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। सॉल्यूट भी पॉसिबल है और सॉल्वेंट भी पॉसिबल है। फॉर्मूला हमारा क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालना है, ठीक, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन में, वो डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हो जाएगा? इनटू 100। अब परसेंटेज है, 100 का मल्टीप्लाई होना आवश्यक है। देखो इसी से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट की परसेंटेज फाइंड करते हैं। क्या? कैसे हम कंपोनेंट की परसेंटेज फाइंड करते हैं। देखो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ये लिखा है, हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज निकालेंगे किसकी? ऑक्सैलिक एसिड। लिखा है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड के में क्या निकालने? परसेंटेज का निकालने, परसेंटेज। क्वेश्चन में ये लिखा है if 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कितना? 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, जिसमें डेंसिटी हमको दी गई है 1.11 ग्राम ml इनवर्स। हमसे पूछा गया व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। तो हम लोग पहले वो देख ले जो हमको दिया गया है। देखो क्या क्या दिया गया? मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड देखो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमको दिया गया 11 ग्राम।
कितना दिया गया 11 ग्राम। अब फिर हमें दिया गया वॉल्यूम, वॉल्यूम को दिया गया है 500 ml, कितना दिया गया 500 ml, ठीक है। और डेंसिटी हमको दी गई है, डेंसिटी हमको दी गई 1.1 ग्राम ml इनवर्स, ठीक। हमें क्या निकालना, देखो मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें मास दिया गया है। जो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है, एक है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा हमारा होगा वाटर, क्योंकि 500 ml कहा गया है, ठीक। अब दूसरे बार इसमें ये भी कहा गया हमको डेंसिटी दी गई है, क्या दी गई डेंसिटी, तो हमें सॉल्यूशन का टोटल मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास। क्या निकालना पड़ेगा हमको, सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से इसका हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ये 1.1, वॉल्यूम कितना है मेरे पास 500, कितना है मेरे पास 500, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550, ठीक है। अब वो भी हमारा किसमें आएगा, ग्राम में, किसमें आएगा 550 ग्राम। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या लगा, मास परसेंटेज, क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कितना है मेरा 11 डिवाइडेड बाई 50 इंटू कितना जाएगा मेरा 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो क्या जाएगा 10/5, कितना जाएगा हमारा 2, कितना जाएगा 2% ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व होगी किसमें 500 ml में, कितने 2% ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व होगी 500 ml सॉल्यूशन में, ठीक। अब अगला हमारी कंसिडरेशन आती है, हम लोग अपने धीरे धीरे अगली कंसिडरेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड कंसिडरेशन है हमारी, सेकेंड कंसिडरेशन जो हमारी है वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सेकेंड कंसिडरेशन हमारी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हमारी, जो हमारी सेकेंड कंसिडरेशन है वो हमारी है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में सीधा सीधा एक कंपोनेंट हमें बताया गया, सॉल्यूट कंपोनेंट। जैसे मास परसेंटेज हमने बताया, हमें ये बताया गया कंपोनेंट, इसमें डायरेक्टली बताया गया है एक सॉल्यूट कंपोनेंट होगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स, देखो द नंबर ऑफ मोल्स of solute, the number of moles of solute, जो मोल्स होंगे किसके होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के। किसके मोल्स होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के, ठीक है। जो मोल्स होंगे किसके होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के, ठीक। डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से, ठीक। देखो कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किससे होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स होंगे, डिसॉल्व होंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution, volume of solution, moles of solute divided by volume of solution, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब
मोल्स का फॉर्मूला भी हमारा होता है। मोल्स का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, अगर हम मोल्स का देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट या किसी भी पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है गिवन मास, मास जो आपको दिया गया होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कंपोनेंट दिया गया उसका मास हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेंगे, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, यहाँ बी लगा देंगे। जो बी हमारा होगा, एक सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, तो बी हमारा यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स को। बी इंटू वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में, किसमें होगा हमारा, लीटर में। अगर यही वॉल्यूम हम लोग किसमें करें, ml में, इसमें लिखेंगे ml में, तो जाएगा स्मॉल w b इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बी सॉल्यूट पार्टिकल्स, बी सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट को। ठीक, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। दोनों फॉर्मूले से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसके लिए है मेरा, ml में, जब वॉल्यूम हमारा किसमें होगा, ml में। ऊपर वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे जब वॉल्यूम हमारा किसमें होगा, लीटर में, किसमें होगा हमारा, लीटर में। ठीक है, जब वॉल्यूम हमारा किसमें होगा, लीटर में। देखो अब इसी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन हमको दिया गया है मोलैरिटी कैलकुलेट करने है इसमें। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग, हमें दिया गया 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, किसमें डिसॉल्व होगा हमारा, वाटर में, एंड द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा, 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक, तो मैं कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। तो पहले हम लोग देखें हमें दिया क्या गया। देखो पहली बात तो ये दिया गया मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे NaOH। क्लियर, तो हमारा कितना दिया गया, 2.46 ग्राम। ठीक है, कितना दिया गया, 2.46 ग्राम। अब मोलैरिटी की फॉर्मूला में हमारा क्या क्या आता है, हम लोग पहले देखते हैं। फिर हमें वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ml। क्या लिख सकते हैं, 1000 ml। क्या लिख सकते हैं, 1000 ml, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं क्या क्या लिखूं, मोलर मास। पहले मोलर मास निकाल लें, मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना जाएगा 16 प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना जाएगा 40। क्लियर, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M से प्रेजेंट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। हमें कितना देंगे, 2.46 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना जाएगा 40। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.0615। क्या आ जाएगी, 0.0615। ठीक,
अब हम लोग याद रखेंगे क्या जाएगा 0.0615 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 कर लेंगे। 1000 करने से हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ml में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ml में, ठीक है। तो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, ठीक क्या हो जाएंगे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा 1 जीरो बचा। तो हमारा क्या हो जाएगा मोलैरिटी कितनी हो जाएगी मेरी 0.615 कितनी हो जाएगी 0.615। तो ये हमारी क्या आ गई मोलैरिटी, क्या आ गई मोलैरिटी। अब अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट मोलैरिटी की, अगर हम लोग यूनिट देखेंगे तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी मोलैरिटी की। देखो फार्मूला हमारा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी यूनिट क्या होगी मेरी मोल। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसमें होता है लीटर में, तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी मोल्स पर लीटर, क्या हो जाएगी यूनिट हमारी मोल्स पर लीटर, ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग इसे अपने अगली कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। अगली जो कंसंट्रेशन है हमारी वो हमारी है मोलैलिटी। क्या है हमारी मोलैलिटी। देखो अगली जो कंसंट्रेशन है हमारी थर्ड नंबर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें डायरेक्ट आपको बता रहे जैसे मोलैरिटी हमारा क्या था कि 1000 या 1 लीटर पर लीटर डिजोल्व किया था, उसी तरीके से इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में डिजोल्व होंगे। इसमें होंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व, सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट डिजोल्व 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मोलैलिटी। क्या कहेंगे हम लोग मोलैलिटी हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, ठीक। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू small m is equal to moles of solute divided by mass of solvent। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास जो होगा वो उसमें होगा हमारा सॉल्वेंट में, ठीक है। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ होगा सॉल्यूशन की जगह, सॉरी यहाँ क्या होगा मेरा सॉल्वेंट, ठीक। क्या जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किसमें होगा हमारा केजी में। किसमें होगा केजी में। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें होगा ये ग्राम में, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें होगा ग्राम में। किसमें हो जाएगा ग्राम में। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। हाँ हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे। देखो पहले में दिया गया है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। तो मैं लिखेंगे मास ऑफ एथेनोइक एसिड कितना में दिया गया 2.5 ग्राम। मोलर मास निकाल लिया हम लोग, मोलर मास ऑफ एस्टिक एसिड CH3COOH कितना हो जाएगा हमारा इसका कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 3 into 1 plus 12 plus 16 into 2 plus 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60, ठीक। ये हमारा आ जाएगा। अब जब मोलर मास का पता चल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया कितना 75 ग्राम,
ठीक, मतलब हमें ये कहा गया कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड डिसॉल्व है 75 ग्राम बेंजीन में। किसमें डिसॉल्व है? 75 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है? सॉल्वेंट का। किसका वर्क कर रहा है बेंजीन हमारे यहाँ पे? सॉल्वेंट का। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा लें, या पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 60, ये तुम्हारा हो जाएगा। मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमारा क्या है? 2.5, तो मोलर मास हमारा कितना हो जाएगा? 60, जो हमने कैलकुलेट किया। इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 0.0417 मोल। क्लियर? मोलर मोल से निकल आया। हमें निकालना क्या? मोलैरिटी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.0417 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 75। हमने ये ग्राम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन वाला? ग्राम वाला। ठीक है ना? ग्राम वाला अप्लाई किया तो हमारा कितना जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 0.556। ये हमारी आ गई मोलैरिटी। क्या आ गई हमारी? मोलैरिटी। ठीक है, हमारी पहले हम लोगों ने पढ़ी मास परसेंटेज, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी, थर्ड नंबर था हमारा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो फोर्थ नंबर है हमारा वो है मोल फ्रैक्शन। क्या हमारा? मोल फ्रैक्शन। फोर्थ नंबर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो है मोल फ्रैक्शन। अगला जो है हमारा फोर्थ नंबर कंसंट्रेशन है जो, उसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ मोल्स। अब मोल्स है तो अब कोई किसी का जब मोल्स लिख रहे हैं तो एक कंपोनेंट होगा नहीं। द रेशियो ऑफ मोल, वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, वन कंपोनेंट। अब वन कंपोनेंट आया, जैसे कोई भी सॉल्यूशन जब फॉर्म होता है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। हमने क्या लिखा? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। क्या? वन कंपोनेंट। ठीक, वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, total number of moles of the solution। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग? मोल फ्रैक्शन को हम लोग देखो काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। जो हमारा सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है हमारा, लेकिन हम लोग जल्दी में एक्स बना देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एक्स से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होगा? X इज इक्वल टू, देखो मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। क्या लिखेंगे हम लोग? मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। जैसे सपोज लेट हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ठीक, ए के लिए मोल्स हमारे क्या हो जाएंगे? Na, और बी के लिए मोल्स हमारे क्या हो जाएगा? Nb। ठीक, ए कंपोनेंट के लिए मोल्स Na हो गया, बी कंपोनेंट के लिए मोल्स हमारा Nb हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए कंपोनेंट का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Nb प्लस Na। क्लियर? Na और Nb हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ A मोल्स एंड कंपोनेंट ऑफ B मोल्स। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे? दोनों के लिए क्या जाएगा? Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। ठीक है,
अब दोनों मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। हमारा क्या जाएगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB प्लस NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या जाएगा, NA प्लस NB, यहाँ पे क्या जाएगा, NA प्लस NB, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना जाएगा, 1। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, अगर मोल फ्रैक्शन के लिए हम कितने भी कंपोनेंट ले लें, क्या कर ले, मोल फ्रैक्शन के लिए हम कितने भी कंपोनेंट ले लें तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1। मोल फ्रैक्शन के लिए हम कितने भी कंपोनेंट ले लें उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 1, कितनी रहेगी, 1। और दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन के दोनों नंबर ऑफ रेशियो होते हैं, इसके मोल्स के, इसके मोल रेशियो होते हैं मोल्स के, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्या आ जाएगी, 1। और सेकंड थिंग, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टाइम पे, टेम्परेचर पे, या हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर पे मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होता है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो टेम्परेचर पे इंडिपेंड करेगा, डिपेंड नहीं करता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे पीछे हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके, मोलैरिटी, मोलैरिटी हमारी चेंज होगी अगर टेम्परेचर के साथ साथ मोलैरिटी हमारी चेंज होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे मोलैरिटी की, ठीक है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट, टेम्परेचर से मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर से मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हमारा पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। तो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये आप बता। अगला हमारा जो आता है, अगली हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन, सॉरी, उसको कंसंट्रेशन जो हमारी आती है, अगली हमारी कंसंट्रेशन आती है नॉर्मलिटी, क्या आती है, नॉर्मलिटी। हम लोग नॉर्मलिटी को देखते हैं, जो हमारा अगला 5th पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ टर्म में, 5th पॉइंट है हमारा नॉर्मलिटी। क्या है मेरा, नॉर्मलिटी। अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा 5th पॉइंट है वो हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे, देखो, नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of the solution, किसी डिजॉल्व होगा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी कहेंगे, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एन से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, ठीक है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम, देखो नॉर्मलिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा सीधे सीधे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution, volume of the solution, क्या होगा, number of gram equivalent solute divided by volume of the solution। वॉल्यूम हमारा किसमें होगा, जो वॉल्यूम होगा वो हमारा किसमें होगा, लीटर में, किसमें होगा हमारा, लीटर में। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा किसमें होगा, लीटर में। अब इसमें बात आ गई है मेरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे पहले, तो क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट। अगर हम लोग देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें ग्राम, देखो नंबर नॉर्मलिटी निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मेरा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, ठीक। अब इक्विवेलेंट मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। देखो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑब्लिक बेसिसिटी, ठीक। अगर हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहला नॉर्मलिटी का ही पता होना चाहिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो ग्राम होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, जो दिया गया होगा मास वो, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स दिया होगा उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिड। अगर सब्सटेंस एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लेंगे, अगर सब्सटेंस बेस है तो उसकी एसिडिटी लेंगे। ठीक है, ये थी हमारी कंसंट्रेशन। पहले हमने आप लोगों को बताई थी कंसंट्रेशन मास परसेंटेज, दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म था मोलरिटी, तीसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म था मोलैलिटी, चौथा हमारा था मोल फ्रैक्शन और फिफ्थ हमारा था नॉर्मलिटी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।